10 से लेकर और 18 चैप्टर हैं, ये सारे ऑर्गेनिक क्लास 12th के अंदर 10 से लेकर और 18 तक के चैप्टर है, ये ऑर्गेनिक पार्ट के ही हैं, जिसके अंतर्गत हमें विभिन्न प्रकार के, चाहे वो हमारे संश्लेषण से संबंधित हो, चाहे वो वाशिंग से संबंधित हो, चाहे किसी औषधियों से, ड्रग्स से या डाई से, किसी से भी संबंधित हो, सारी बातें हमें ऑर्गेनिक पार्ट के अंतर्गत पढ़नी है। तो अब यहाँ पर मुख्य बात ये, जो हमने अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में सामान्य जानकारी ली, तो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सामान्य गुण और क्या होते हैं उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी, क्योंकि मूल चीज जो हमें पहुंचना है वो 12th क्लास के उन चैप्टरों तक पहुंचना है जहां हमें इन सभी चीजों की आवश्यकता पड़ती है। तो ऑर्गेनिक जो पार्ट अभी हमने जिन चीजों को हमने छुआ उसमें गुण धर्म आते हैं इनके। ऑर्गेनिक यौगिकों के जो कार्बनिक यौगिक है उनके गुण धर्म क्या क्या हैं। तो कार्बनिक यौगिकों के जैसे पहला तो हमने पढ़ा है कि इसमें समवायता प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है कि ऊष्मा के प्रति स्थायित्व नहीं होता, गलनांक व क्वथनांक कम होते हैं, विद्युत व ताप के अल्पचालक या कुचालक बंद प्रकृति सहसंयोजक और इसी कारण से ये कम क्रियाशील होते हैं। कुछ सामान्य बातें और हमने पढ़ी, गलनांक क्वथनांक से संबंधित मूल प्रवृत्ति होती है जो या तो गैसीय होती है, नरम होते हैं, कुचालक या अल्पचालक, इन सभी बातों के बारे में पढ़ा। तो अब यहाँ पर अगर हम इनमें कॉम्प्रोमाइज करें, कार्बनिक और दूसरे अकार्बनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों के अंदर अगर हम कॉम्प्रोमाइज करें, पहला गुण आता है जैसे गलनांक। तो गलनांक इन यौगिकों का कम होता है, इनका अधिक होता है। दूसरा है क्वथनांक, वही सेम, इनका कम, इनका अधिक। तीसरा तो है ज्वलन शीलता। इनसे संबंधित कुछ बातें जो रह गई है वो यहाँ पर भी आएगी। ज्वलनशीलता है, ये ज्वलनशील होते हैं, ये अज्वलनशील। विलेयता, जल में अविलेय, अध्रुवीय, या कार्बनिक, यौगिकों में विलय, और ये जल व ध्रुवीय, यौगिकों में विलय।
पांचवा गुणधर्म आ जाता है क्रियाशीलता। क्रियाशीलता होती है ये कम, ये अधिक। क्रियाशीलता के बाद में छठा गुण आ जाता है बंध प्रकृति। बंध प्रकृति इनकी संयोजक और इसमें सहसंयोजक व आयनिक दोनों प्रकृति के होते हैं। एक जो बहुत महत्वपूर्ण अपने से संबंधित बात आएगी, समावेता। ये जो यौगिक है ये समावेता प्रदर्शित करते हैं। दर्शाते हैं ये यौगिक यहां कहें कि इन यौगिकों में केवल संक्रमण तत्वों के कुछ यौगिक समावेता दर्शाते हैं, बाकी के नहीं दर्शाते हैं। अब ये संक्रमण तत्वों के कुछ यौगिकों की जो बात आई है, इसको हम चैप्टर नंबर 9 में पढ़ते हैं, जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उप सह संयोजक यौगिक, इनकी चर्चा हम 9 चैप्टर में करेंगे। उपसह संयोजक यौगिक ये समावेता प्रदर्शित करते हैं, इनमें समावी सभी प्रकार की समावेता आएगी और उन समावेता के बारे में हम अध्ययन भी करेंगे। तो मूल रूप से अपने पास में कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों में अंतर हुआ। ज्वलनांक क्वथनांक इनके कार्बनिक यौगिकों के कम होते हैं, अकार्बनिक यौगिकों के अधिक होते हैं। अगर ज्वलनशीलता की बात करें तो कार्बनिक यौगिक ज्वलनशील होते हैं, अकार्बनिक यौगिक ज्वलनशीलता कम होती है, ज्वलनशील होंगे। विलेयता की बात करें तो ये ध्रुवीय प्रकृति के विलायकों में अविलेय और जल के अंदर अविलेय होते हैं, जबकि कार्बनिक यौगिक या अध्रुवीय विलायकों में कार्बनिक यौगिक विलेय होंगे, जबकि अकार्बनिक यौगिक जल और ध्रुवीय विलायकों में विलयशील और अध्रुवीय विलायकों में, क्योंकि विलेयता का नियम है कि समान ही समान के अंदर घुलता है, समान समान को घोलता है। विलेयता के बाद में क्रियाशीलता की बात करें तो इनमें सहसंयोजक प्रकृति का बंध होता है, इस कारण से इनकी क्रियाशीलता कार्बनिक यौगिकों की कम होगी। इनमें आयनिक और सहसंयोजक दोनों ही होते हैं तो अपेक्षाकृत अधिक क्रियाशील होते हैं। बंध प्रकृति की बात करें तो कार्बनिक यौगिकों में बंध प्रकृति सहसंयोजक होती है, जबकि अकार्बनिक यौगिकों के अंदर सहसंयोजक, आयनिक, उपसहसंयोजक सभी प्रकार की इसमें बंध प्रकृति होगी। समावेता की बात करें तो ये यौगिक समावेता प्रदर्शित करते हैं, जबकि कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिकों के अंदर केवल संक्रमण तत्वों के कुछ यौगिक, जिनका नाम हमने पढ़ाया अभी, उपसहसंयोजक यौगिक है, ये यौगिक समावेता प्रदर्शित करते हैं, अन्य यौगिक समावेता प्रदर्शित नहीं करते। तो ये बात अभी हमारे सामने आई कार्बनिक यौगिकों और अकार्बनिक यौगिकों में अंतर की। अब मूल बात जो हम अपने चैप्टर की तरफ, बिंदुओं की तरफ और आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो उसी हिसाब से सबसे पहले यहाँ पर आता है हाइड्रोकार्बन, जो कार्बनिक यौगिक है। इनके हम वर्गीकरण की बात करें, कार्बनिक यौगिकों का जो वर्गीकरण है, वर्गीकरण के हिसाब से इनको दो भागों के अंदर बांटा गया है। पहला होता है विकृत श्रृंखला वाले यौगिक, ओपन चेन। दूसरे वाले होते हैं क्लोज चेन, विवृत
संवृत श्रृंखला यौगिक क्लोज। दो प्रकार के जो कार्बनिक यौगिक है दो प्रकार के होंगे। पहले प्रकार के में हमने यहाँ पर विवृत श्रृंखला वाले ओपन चेन वाले यौगिक की बात कही, दूसरे में संवृत श्रृंखला वाले या क्लोज चेन वाले यौगिकों की बात कही। अब विवृत श्रृंखला वाले इन यौगिकों को हम एलिफेटिक यौगिक भी कहते हैं और इनको हम चक्रीय यौगिक भी कहते हैं। बहुत बड़ा क्षेत्र है कार्बनिक यौगिकों का। 90% जो हमने इससे पहले पढ़ चुके हैं। अगर 90% यौगिक प्रकृति में कार्बनिक प्रकृति के होते हैं तो इनके बारे में सामान्य जो चीजें हैं उनसे जुड़ते हुए हम चलेंगे। एलिफेटिक जो यौगिक है, एलिफेटिक यौगिक मूल रूप से ये दो भागों के अंदर बांटा गया है। इनको भी हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन को पुनः दो भागों में बांट दिया गया है। संतृप्त असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसके अंतर्गत आते हैं एल्केन। असंतृप्त है, इनको इसको पुनः दो भागों में बांटा गया है। मोनो असंतृप्त और पॉली असंतृप्त। मोनो के अंतर्गत दो भाग आते हैं, एल्कीन एल्काइन। पॉली जो असंतृप्त है, पॉली असंतृप्त को लगभग 6 भागों में बांटा गया है, जिनका नाम हम ऊपर पुनः जब इनका विस्तृत वर्णन चालू कर रहे हैं उसमें बताएंगे। हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न, हाइड्रोकार्बन के जो व्युत्पन्न हैं वो व्युत्पन्नों के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के जो यौगिक आएंगे उन यौगिकों में के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत दो भाग आते हैं वैसे। एक तो हाइड्रोकार्बन मूलक और एक आता है क्रियात्मक समूह। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसी तक पहुंचना है हमें इन सभी अध्ययन के आधार पर। संवृत श्रृंखला वाले जो यौगिक होते हैं इनको दो भागों में बांटते हैं। पहले जो एलिफेटिक यौगिक है उसी प्रकृति का होता है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। चक्रीय जो यौगिक है, चक्रीय यौगिकों के अंतर्गत हम जो अध्ययन करते आ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने मूल जो बातें पढ़ी थी वही इसमें समचक्रीय और विषम चक्रीय भी होते हैं। इसमें एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक से पहले जो दो भाग बताए थे उसमें एक तो समचक्रीय
विषम चक्रीय। समचक्रीय में एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, विषम चक्रीय के अंतर्गत भी एरोमेटिक, अनएरोमेटिक। थोड़ी सी चर्चा हम अभी इसके बारे में करेंगे। हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन मूल रूप से विविध श्रृंखला वाले और सकृत श्रृंखला वाले जो यौगिक है, कार्बनिक यौगिक दो प्रकार के हो गए। प्रथम प्रकार के में जो ओपन चेन होते हैं, ओपन चेन यौगिक किसे कहेंगे? वे यौगिक जिनके प्रथम कार्बन, श्रृंखला के प्रथम कार्बन और अंतिम कार्बन इनका सीधा कोई संबंध नहीं हो, यानी कि ये आपस में एक दूसरे से फ्री हो। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके श्रृंखला के प्रथम कार्बन और अंतिम कार्बन सीधे आपस में नहीं जुड़े हो, उसे हम सैवरत श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक कहेंगे। इन कार्बनिक यौगिकों की प्रकृति ये शाखित भी हो सकते हैं और अशाखित भी हो सकते हैं। शाखित होते हैं, इस शाखित भी मोनो, डाई, ट्राई या पॉली। अगर हम बात करें जैसे यहाँ पर श्रृंखला की, ये श्रृंखला हो गई, ये मोनो श्रृंखला, ये डाई शाखित, ये ट्राई शाखित, तीन शाखाएं हो गई। पॉली बहुत ज्यादा होता है वो पॉली शाखित हो जाएगा। अशाखित, अशाखित का मतलब जिसमें सीधी श्रृंखला के अंदर कार्बन जुड़े हुए हो, तो ये अशाखित प्रकृति के होते हैं। ये मूलतः दो प्रकार के होंगे, हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। तो सबसे पहली बात आती है कि हाइड्रोकार्बन क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बने यौगिक। कार्बन और हाइड्रोजन के संयोजन से बने जो यौगिक है उन्हें मूलतः हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इन हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत, वैसे कार्बनिक जो हाइड्रोकार्बन है, उसे हाइड्रोकार्बन में दो बातें जो अपने पास में आई थी, संतृप्त और असंतृप्त वाली, वो है तो कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बने यौगिक ही हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत यहाँ पहला आया अपने पास संतृप्त। संतृप्त यौगिक वे होते हैं जिसमें कार्बन दूसरे कार्बन के साथ या किसी हाइड्रोजन के साथ किसी भी तत्व से जुड़ा है, उसमें केवल कैसा हो? सिंगल बंध हो। वे संतृप्त यौगिक वे होते हैं जिनमें केवल सिग्मा प्रकृति का बंध युग्म उपस्थित होता है, अर्थात पूरी श्रृंखला के अंदर, पूरे यौगिक के अंदर केवल सिंगल प्रकार के ही बंध पाए जाते हैं, तो उसे हम संतृप्त यौगिक की श्रेणी में रखते हैं। और इस संतृप्त यौगिक की श्रेणी में आने वाला है एल्केन। एल्केन कोई भी, जैसे चार हो गए तो चार के हिसाब से इनका जो अब हम जो इनका नामकरण करेंगे उनके अंतर्गत इनके बारे में पढ़ेंगे। तो कार्बन श्रृंखला के बीच में अगर सिंगल बंध हो तो वो संतृप्त और एल्केन की श्रेणी में आएगा। दूसरा होते हैं असंतृप्त। असंतृप्त का मतलब वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन श्रृंखला के मध्य एक या अधिक द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित हो, उन्हें हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कार्बन श्रृंखला के मध्य एक या अधिक द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित अगर है तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रेणी में रखेंगे। इसमें भी दो प्रकार के हो गए, एक तो पहला आता है मोनो असंतृप्त और दूसरा आता है पॉली असंतृप्त। मोनो असंतृप्त ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें जो कार्बन श्रृंखला के मध्य केवल एक द्विबंध या त्रिबंध हो, कार्बन श्रृंखला के मध्य केवल एक द्विबंध या त्रिबंध हो, तो उसे हम मोनो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। मोनो असंतृप्त। मोनो असंतृप्त में जो दो भाग
अभी बताया कि केवल श्रृंखला में केवल एक द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित है, तो अगर द्विबंध हो तो उसे कहेंगे एल्कीन। कार्बन परमाणु की श्रृंखला में जैसे ये द्विबंध आ गया, एक त्रिबंध आ गया, जो एक द्विबंध आ गया, 3 कार्बन परमाणु की श्रृंखला, इसमें एक द्विबंध आ गए, एल्कीन होगी। दूसरा इसी श्रेणी के अंदर आता है एल्काइन, अगर एक त्रिबंध हो, पूरी श्रृंखला में एक त्रिबंध हो तो ऐसे को हम, ये मोनो की श्रेणी में आता है। मोनो का मतलब केवल एक द्विबंध या त्रिबंध हो तो उसको मोनो कहेंगे। दूसरा आता है पॉली असंतृप्त। पॉली असंतृप्त पूरी जो कार्बन श्रृंखला है, पूरी कार्बन श्रृंखला में एक से अधिक